हाँ, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम पास अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का एक चैप्टर है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमेशा से एक डाउट रहता है, या उनकी विजुअलाइजेशन में हमेशा से एक डाउट रहता है, क्योंकि वो सब कुछ थ्री डायमेंशनल होता है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन की मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड हो, और चाहे वो एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड किसी की भी हो, हमेशा वो थ्री डायमेंशनल रहती है, जिसकी वजह से उसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो यहां पे हम लोग एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, और उसके बाद उसको थ्री डायमेंशन में भी देखेंगे। पहले 2D में समझते हैं, बिना समझे 3D में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है और उसको हम कैसे थ्री डायमेंशन में बहुत करीब से देख सकते हैं। हाँ हाँ भाई, बहुत बढ़िया, 2K आप लोगों ने लाइक करते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे, हाँ हाँ हाँ, सारे 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 चीजें लेके आएंगे। और यकीन मानिएगा, ऐसा नहीं है कि ये हम संडे हैं खाली बैठे हुए हैं और हम कोई सेशन लेके आ गए। आपको पता है, अभी तक जिसने हमारे सारे लाइव सेशंस अटेंड किए हैं उनको पता है कि सेशन के एंड में जाने के बाद उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलती है, चाहे वो क्वेश्चंस हो जाए, चाहे वो टॉपिक्स हो जाए, हर एक चीज की मैं बात कर रहा हूं यहां। चलिए, अब अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात की जाए बच्चों, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर में हमारे पास, लेट अस सपोज ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे हमने कहीं ना कहीं एक स्विच लगा दिया। अब इस स्विच को छोड़ देते हैं, और हमारे पास ये एक वायर हो गई ए बी नाम की, ये हमारे पास एक वायर होगी ए बी नाम की। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि देखें आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ए से लेके बी तक में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उनकी शेप क्या होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि ए से लेके बी तक की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप होगी वो कैसी होगी। जल्दी 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 जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं। जब तक मैं थोड़ा अलग रंग भी यूज कर लेता हूं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने डायरेक्शन नहीं पूछी है, शेप पूछी है। यस यस यस, आंसर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर लूं तो सबको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, शेप की बात हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे जिनका सेंटर वायर पे ही रहेगा, जिनका सेंटर वायर पे ही रहेगा। ये सबको पता है। अब बात करते हैं इसकी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबको पता है, इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, अगर मैं यहां पे येलो कलर यूज कर लूं, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से पहली बात तो इसमें करंट कहां से कहां जा रहा होगा। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में करंट यहां से यहां, यानी करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें करंट जा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैं इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लेता हूं तो मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट हो जाएगा। अब अगर थंब नीचे की तरफ पॉइंट हो जाएगा तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो रैप हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। अब ये तो हुआ बच्चों टू डायमेंशन में, ये तो हुआ बच्चों टू डायमेंशन में। अब हमें सारी थ्री डायमेंशन चीज को टू डायमेंशन में ड्रॉ करना होता है, लेकिन इसी चीज को हम थ्री डायमेंशन में कैसे समझें? राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? इन सब को आओ जरा एक बार हम लोग यहां पे इस थ्री डायमेंशनल प्लेन में देखते हैं। यानी कि अगर मुझे इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज करना हो, मैं अपने दिमाग में इसकी एक ऐसी इमेज बनाऊं जो मैं जीवन भर ना भूल पाऊं, उसके लिए हमें इसको थ्री डायमेंशन में ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है उनकी डायरेक्शन में बदलाव आता है। आओ एक बार यहां पे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट वायर। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आप किसी भाषा में बात करो। सबसे पहली बात तो
सबसे पहली बात तो आपके स्क्रीन पे ये आपको एक चीज दिख रही होगी और वो क्या है, आओ जरा समझें। यहां पे आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में यहां पे एक स्विच लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो ये एक स्विच है। और जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, लो पहले सबसे स्विच ऑन कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो गया। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। देखो, ये देखो, सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ए बी वायर में करंट जा रहा है ऊपर और सी डी वायर में करंट जा रहा है नीचे। ए बी वायर में करंट ऊपर है और सी डी वायर में करंट जा रहा है नीचे। अब अगर मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो, बिना पहले उस पर क्लिक करने से पहले, इसको 3 डायमेंशनल में देखने से पहले, आओ पहले खुद से जज कर लेते हैं। ए से लेके बी में करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें मेरा थंब ऐसे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप ऐसे आ जाएगी। यहां पे अगर बात करें तो मेरा जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब नीचे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप यहां से अंदर और यहां से बाहर हो जाएगी। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले ए बी वाली वायर में देखें, अगर हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ए बी वाली वायर में देखें, तो ए बी वाली वायर में मैग्नेटिक फील्ड की शेप अगर आप देखें, साथ में डायरेक्शन भी देखें, बिकॉज सारा खेल डायरेक्शन का ही है। तो अब आप पहले समझो, देखो हो सकता है अभी आपको ये ना दिखे क्योंकि ये तो अभी 2D में ही है। तो करंट जा रहा है ऊपर, करंट के ऊपर जाने की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर और यहां से आ रही है बाहर। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखना चाहूं तो ऊपर से देखने पे ये और ज्यादा क्लियर दिखता है। देखिए आप ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कैसे दौड़ रही होगी। जिसको नहीं पता था कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनते हैं, शायद वो आज समझ पाए कि यहां पे करंट जा रहा है ऊपर और हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है, अभी हम राइट हैंड थंब रूल भी लगाएंगे यहां पे, मतलब लगा तो रही है लेकिन विजुलाइज भी करेंगे कैसे लगता है। उस हिसाब से अगर बात करें तो हमारा जो करंट है वो ऊपर जा रहा है और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये एरोज अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से घूम के यहां से वापस आ रही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन पे जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये वाली की मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी जल्दी बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अबे मेरा जन्मदिन नहीं है भैया आज, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं। अच्छा, नो नो, नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती। तो ऐसा अभी लग क्यों रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट हो रही हैं? क्योंकि हम इसको अलग प्लेन से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्रंट प्लेन से देखें, यानी कि आप इस प्लेन से देखो, तो आप समझ जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। ये वाले पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड अपने प्लेन में दौड़ रही है, इस वाले पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने प्लेन में दौड़ रही है, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने प्लेन में दौड़ रही है। तो ये ऐसा लगता है। अब अगर मैं इसको इस प्लेन से देखूं तो ऐसा लगेगा कि ये इंटरसेक्ट हो रही है, और अगर मैं इस प्लेन से देखूं तो मेरे को साफ क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा बस अपीयर हो रहा था। तो जब हम लोग एक वायर के लिए एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे पेपर पे, आप क्या करो, आप अपने पेपर पे एक लाइन खींच दो, 2 पॉइंट बना दो ए बी, और उसमें कोसेंट्रिक सर्कल बनाते चले जाओ, तो वो एक लेवल आएगा ऐसे लगेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको ऐसे बनाते हैं। और एक ऐसा लेवल आएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, क्या चीज देखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। वो ये है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करूं, जैसे ए बी वायर में तो करंट ऊपर जा रहा था, अगर मैं सी डी वायर की बात करूं तो करंट नीचे है। अब अगर मैं सी डी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूं और ए बी की हटा दूं, तो अब आप देखो जो करंट है उसकी डायरेक्शन नीचे है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे है, और करंट की डायरेक्शन नीचे जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से अंदर और यहां से बाहर आने लग गई है बच्चों। तो कितना सिंपल है समझना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है। जल्दी बताओ क्या करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे शेप में कोई बदलाव आया? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो शेप में कोई बदलाव आया? डायग्राम में देख के, 3D में वैसे तो ये भी 2D है, बट ऐसा विजुअलाइज 3D में हो रहा है,
आप जल्दी से बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड की शेप में कोई चेंज आया? नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड की शेप में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज अगर आया तो वो डायरेक्शन में आया। सिर्फ और सिर्फ चेंज जो आया वो डायरेक्शन में आया। अब एक बार यहां पे राइट हैंड रूल अगर लगाना हो तो राइट हैंड रूल कैसे लगेगा? ये देखिए बच्चों, ये मेरा ही हाथ है यार। मैंने आपको बताया जो दिल आएगा वो मैम का दिल आएगा। यहाँ पे जैसे मेरा ही हाथ आएगा, आप देखो एक बार पहचानो, मेरे हाथ की रेखाएं भी मैच होंगी बेटा। ये हमने बहुत पैसा खर्च करके बनवाया है बेटा, और ये हमारा ही सिस्टम पूरा शरीर का एनालॉग है। अब आप बाकी चीजों की डिमांड मत करना यहाँ, लेकिन हाँ ये मेरा हाथ एक्चुअली में एग्जैक्टली यहाँ पे हमने लगा दिया, देखो। और अगर हम अंगूठा नीचे लगाएं, मतलब राइट हैंड रूल, अगर हम अपना अंगूठा नीचे रखें तो हमारी जो फिंगर्स हैं इस हाथ के एनालॉग में रखें तो ऐसे रैप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए? तो ये जो स्ट्रेट वायर को हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वो आज हम लोगों ने उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझ भी लिया। और अगर हम यही सीडी वायर के लिए समझें, यही हम लोग सॉरी ए बी वायर के लिए समझे, तो ए बी वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो हमारा जो फिंगर्स है वो ऐसे रैप हो जाएंगी, तो कुछ इस प्रकार से काम हो जाएगा। समझ गए? तो स्ट्रेट वायर के लिए कोई सवाल है तो पूछ लो, स्ट्रेट वायर के लिए कोई सवाल है तो पूछ लो। ये हमने करंट बंद कर दिया, करंट बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो गई ऑटोमेटिकली। कोई सवाल? कोई सवाल? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बायोलॉजी के लिए, मैम बायोलॉजी में सबसे पहले क्या कराओगे आप? सर मैं हार्ट ही करवाऊंगी, दिल से शुरुआत कर। ओ माय गॉड बच्चों, दिल से शुरुआत कर रही है मैम। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार पीपीटी खोल लें, मैम आपको समझा देंगे बेसिक बेसिक चीजें। मैम ये लीजिए प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू। सो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि हार्ट लोकेटेड कहाँ पर होता है। पता ही नहीं है हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है और चले हैं सर्कुलेशन पढ़ने, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। फटाफट से बताओ आप मुझे कि हार्ट कहाँ पर लोकेट होता है। हैप्पी बर्थडे सर, क्यों कह रहे हैं सर, आपका बर्थडे है क्या आज? नहीं, मजे ले रहे हो। गिफ्ट भी दे दो फिर। गिफ्ट भी दे दो हमें। चलो बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई कह रहा है बॉडी में हार्ट लोकेट होता है। तो मैम हो सकता है, मैम ये भी तो हो हाँ सकता है कि इनका वाला इनके पास हो ही ना। ये भी हाँ, हो सकता है कहीं और ही हो, किसी और की बॉडी में धड़क रहा है दिल। हाँ चलो, तो आपका जो हार्ट है वो आपके रिब केज से प्रोटेक्टेड है, इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, इसीलिए आपको लगता है कि हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में दिल होता है। एक्चुअली होता सेंटर में ही है, बट हल्का सा वो टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, दैट इज वाई वी फील द हार्ट बीट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो अब हार्ट में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब इसको 3D में जब देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग सा आपको लगेगा। वो जो आप एक ऐसा वाला बनाते हो ना दिल, ये वाला जो बनाते हो बड़ा बड़ा लाल दिल इमोजी लाल दिल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता वो, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसका। यस, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं लाल दिल को। और तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं? 2 होते हैं ऑरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल, राइट। ऑरिकल का क्या काम होता है? हार्ट में जब ब्लड आती है ना तो ऑरिकल में आती है और फिर वो पंप होती है वेंट्रिकल में, पंप होती है, पुश होती है, प्रेशर की वजह से वो वेंट्रिकल में चली जाती है। तो इसी वजह से ऑरिकल या फिर जो अपर चेम्बर है उसका जो मसल होता है वो थोड़ा सा स्मूथ सा होता है, लेकिन वेंट्रिकल के मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा काम होना, उसमें प्रेशर के साथ ऑक्सीजन की पंपिंग होनी है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल का काम होता है ये होता है। तो 2 चेम्बर्स हो गए, एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब 2 तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेशन में, एक होता है पल्मोनरी सिस्टम और एक होता है सिस्टमिक सर्किट। सर्किट एक तरह से कह सकते हैं। पल्मोनरी यानी कि लंग्स और हार्ट के बीच का जो कनेक्शन होता है। आप लोगों को पता है ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ।
मैम का हार्ट देखना है, रोहित सर ने पोल किया सर, मैम का हार्ट देखना है, बताओ बच्चों देखना है कि नहीं? यस चलो, नो वॉइस। वो तो ऐसी नहीं, ऐसी मैम मस्ती है, अच्छा अच्छा, मस्ती कर रहे हो मेरे साथ आप लोग, हैप्पी एनिवर्सरी कुछ भी चलो, सो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर प्रेजेंट। होते हैं आर्टरीज, फिर होते हैं वीन्स, और होते हैं ब्लड कैपिलरीज, जो बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट? तो आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट में पहुंचाना। जो भी जितना भी ब्लड हार्ट ने पंप किया होता है, ऑक्सीजन भरा होता है ब्लड के अंदर, वो सारा ब्लड आर्टरी जो है वो पहुंचाता है, एक्सेप्ट फॉर वन आर्टरी दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट्स में भी बता रखा है, जब भी वर्ड पल्मो आ जाएगा, पल्मो या पल्मोनरी आ जाएगा, दैट टर्म इज रिलेटेड टू योर लंग्स। और यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ पल्मोनरी आर्टरी, दैट मीन्स कि वो आर्टरी जो आपके लंग से एसोसिएटेड है आपके हार्ट में, यानी कि वो आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा टूवर्ड्स योर हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू योर हार्ट। तो वहां पे हार्ट क्या करेगा, उसकी पंपिंग करेगा, और पल्मोनरी वीन क्या करेगा, हार्ट में से निकलते हुए लंग्स पे पहुंचेगा विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो हो गया आपका पल्मोनरी। एक और चीज मैंने बताया था कि जब भी किसी भी टर्म में सफिक्स में जब रीनल या रीना वर्ड आ जाए तो समझ लो दैट इज कनेक्टेड टू योर किडनी। अब जब हम लोग नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि रीनल आर्टरी और रीनल वीन का क्या काम है। आप लोगों को पता है नेफ्रॉन्स का क्या काम, किडनी में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। पंपिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड फिल्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? गैसियस एक्सचेंज होता है आपके लंग्स में, सर्कुलेशन होता है आपके हार्ट में, और फिल्ट्रेशन होता है आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, आपकी किडनी में। तो जो रीनल आर्टरी का फंक्शन है, वो रीनल आर्टरी का फंक्शन ये होता है कि जितने भी वेस्ट वाले ब्लड होते हैं वो कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है। रीनल वीन का काम होता है कि हार्ट से जितना भी वेस्ट फिल्टर्ड आउट हो चुका है वो सारा पहुंचाता है आपके किडनी में। सो रीनल आर्टरी, रीनल वीन क्लियर हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन क्लियर हो गया। तो पल्मोनरी सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आ जाता है सिस्टमिक सर्किट। तो जितने भी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन को छोड़कर जितने भी आर्टरीज और वीन्स हैं, उनका एक ही काम होगा। आर्टरीज का काम होगा हार्ट से पंप किए हुए ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट में पहुंचाना, और वीन्स का काम होगा पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके हार्ट तक पहुंचाना, राइट? अब वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है चलो, तो ये तो ब्रीफ हो गया ना आप लोगों को। अब सर्कुलेशन कैसे हो रहा है मैम, एक बार 3D में देख लेते हैं, मजा ही आ जाएगा, है ना? चलो दिखा देते हैं सर, अब इनको मैं दिखा दूं अपना दिल परेशान है बच्चे। So get ready. ये रहा मैम। हाँ जी देखो, मैम का दिल आने वाला है, ये आ गया मेरा अपना दिल थाम के बैठिएगा, मैम का दिल आएगा यहाँ पे। ओ माय गॉड मैम, मैम का दिल कितना बड़ा है बच्चों। पूरा दिल निकाल कर रख दिया है आपके सामने। अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो दिख रहा है कैसे धड़क रहा है आपका दिल, दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या किस चीज का है, ब्लड का है, ब्लड वेसल्स का है, हार्ट का है, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ह्यूमन हार्ट देखेंगे, ठीक है? ये तो आप लोगों को दिख गया। अब आ जाते हैं इसकी एनाटॉमी पे। एनाटॉमी पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके थोरैसिक चेंबर में, आपके जस्ट स्टर्नम के पीछे, बीच में बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा हार्ट जो है वो धड़क रहा है। ये दिख रहा है आप लोगों को? प्यारा सा आपका हार्ट है। देखो हर तरफ से देख लो, चारों तरफ से घुमा घुमा कर देख लो। दिख गया? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं, ये इसका सेप्टम है, यानी कि जो इसके चेम्बर्स को डिवाइड करने वाला एक छोटा सा डिवीजन जो होता है वो है, ठीक?
ये देखो, ये 3 वाल्स निकल रहे हैं ना यहाँ पे, 3 ऐसे एपिथेलियम्स, तो ये क्या है, 3 है तो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये 2 है तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, राइट। चेम्बर्स देख लो फटाफट से, कौन कौन से चेम्बर्स है। ये लेफ्ट आर्टरियम है, आपको लग रहा है कि सामने से देखने में ये लेफ्ट क्यों है, ये राइट क्यों, अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ खड़ी हूँ, तो ये लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो इस तरीके से है, राइट एट्रियम ये हो गया, लेफ्ट एट्रियम ये हो गया, राइट वेंट्रिकल ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है। प्यार से इसको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, चलो। चलो नीचे बुटा, हाँ ये देखो, दिख रहा है, ये आपका जो पूरा पोर्शन है ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, पल्मनरी को छोड़ के बाकी जितने भी वेन्स हैं वो सारे यहाँ पर पहुंचाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, पल्मनरी आर्टरी पहुंचाती है लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब देखो, क्लिक ऑन द एनाटॉमी पैनल, क्लिक्ड, पोजीशन हो गया, चेम्बर्स हो गया, अच्छा चेम्बर्स में तो थे हम लोग। ये देखो, ये देखो, ये हो गया राइट एट्रियम, दिख गया आप लोगों को। ये है लेफ्ट एट्रियम, दिख गया आप लोगों को। चेम्बर्स दिख गए, थोड़ा उठो भाई, उठ जाओ। हाँ, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख गया आप लोगों को, दिख गया, चेम्बर्स दिख गए सारे। अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पे, कौन कौन से वेसल्स होते हैं प्रेजेंट। ये आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख गई, ये आपको पल्मोनरी वीन दिख गया। आपको दिख रहा है पल्मोनरी वीन ये लेफ्ट एट्रियम के पास है, यानी कि वो पल्मोनरी यानी कि लंग्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ पर सारे ब्लड को भर देगा और फिर यहाँ पे पंपिंग होगी और इसके नीचे वेंट्रिकल्स में पंप हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब ब्लड फ्लो देखते हैं, देखो 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 कितना मजेदार है, दिखा दिखा आप लोगों को कैसे यहाँ पे वेना केवा। वेना केवा क्या होता है, चलो मैं ये बता देती हूँ। वेना केवा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, लार्जेस्ट वीन्स होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट वीन्स होते हैं, उनका नाम है वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अपर पोर्शन के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट में लेकर आती है। इंफीरियर यानी कि दबा हुआ नीचे की तरफ वाला जो वेना केवा है वो लोअर बॉडी, हमारे हार्ट के नीचे जितना भी लोअर बॉडी में ब्लड है उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आती है। ये हो गया। आउटा समझा देती हूँ आप लोगों को। आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ा वाला जो वो है ब्लड वेसल है, दैट इज आउटा। और आप लोगों को पता है आर्टरी का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना पूरे पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे वेना केवा यानी कि सुपीरियर वेना केवा से यहाँ पे आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। क्यों राइट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट वाले में पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगा, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों, समझ में आया। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे पंपिंग हुई, पंपिंग जैसे हुई देखो यहाँ पे क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पंपिंग हो गई ब्लड की और यहाँ पे ब्लड पंप हो गए विथ ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन, जैसे वो साइकिल वाली हवा नहीं भरते हो ऐसे करके फुल प्रेशर के साथ, वैसे यहाँ पर फुल प्रेशर के साथ पंपिंग हो गई ब्लड की। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहां से होता हुआ चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट। समझ में आया। अब देखते हैं क्या होता है। अब लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम यानी कि जब गैस एक्सचेंज हो चुका होता है लंग में तो ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन क्या क्या काम कर रहा है, वीन तो वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लेकिन पल्मोनरी वीन आपका ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से पंपिंग होगी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर से पंपिंग हुई बिल्कुल एकदम अच्छा फुल प्रेशर फुल फोर्स के साथ। उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेफ्ट एट्रियम का वैसे ही रिलैक्सेशन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा,
अओर्टा के थ्रू। अओर्टा मैंने क्या बताया था, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, और आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करना, यानी कि पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो लार्जेस्ट जो आर्टरी है आपके अओर्टा के थ्रू, वो ब्लड जो है चला गया पूरे बॉडी के पार्ट में। और यही जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होता चला जाता है। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका सर्कुलेशन। देखो ये कहीं और ऐसा जा सकता है क्या, इसको हटाओ। हाँ, अब देखो गिल्स, यानी कि पाइसेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यू नो दैट, 2 ही चेम्बर्स होते हैं उनके अंदर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड का हार्ट होता है, यानी कि 2 ऑरिकल होते हैं और 1 ही वेंट्रिकल होता है। इनके पास 1 ही ऑरिकल और 1 ही वेंट्रिकल होता है। लेकिन एव्स और मैमल्स के पास, यानी कि बर्ड्स जो होते हैं और हम जो मैमल्स हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स है, उनके पास 4 चेम्बर का हार्ट होता है, यानी कि 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। सो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि किस तरह से इनकी बॉडी में पंपिंग होती होगी। इनमें सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, तो यहाँ से आएगा गिल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होगा, है ना, गिल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। सिंपल। हमारे एव्स या मैमल्स में क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर डिफरेंट है, और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हार्ट हमारे मैमल्स और बर्ड्स में। चिड़िया उड़ती है ना, तोते उड़ते हैं लोगों के, कहते हो ना क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनके पास भी वैसा ही दिल है जैसा हमारे पास है, इसीलिए कहते हैं तोते उड़ गए इसके। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लंग्स और हार्ट से जो कनेक्शन करते हैं, तो गैशियस एक्सचेंज के थ्रू हमारा हार्ट और हमारा लंग्स जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, जिसे हम पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। सिंपल, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हार्ट का सर्कुलेशन तो हो गया। अब सर समझाएंगे अपना दूसरा टॉपिक। बहुत ही बढ़िया। मैंने आज तक हार्ट को कभी भी इतने करीब से देखा नहीं। और ये सोच बेटा, ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, ये अगर आप उसको देखो, ये चीज़ें बार बार देखने लायक तो नहीं है, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक बार बहुत ढंग से, बहुत तरीके से देख लेंगे ना, तो ये लॉन्गर टर्म तक हमें याद रहते हैं। शायद आपको याद हो, अगर आपने मैथ्स वर्सेस साइंस वाली क्विज अटेंड की थी, तो शांग सर बार बार एक बात बोल रहे थे कि वो कुछ चीज़ों का आंसर सिर्फ तभी दे पा रहे थे जब हम लोगों की उन्होंने कोई वीडियो देख रखी थी या कोई एक्सपेरिमेंट देख रखा था। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बस दिमाग में हमारे ब्रेन के एक हिस्से को और एक्टिव कर देती हैं। चीज़ें वही हैं, बस हमारे ब्रेन का एक और हिस्सा एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि उसको हम लंबे समय तक बस याद कर पाएंगे। और एज सच आप कह सकते हैं कि कुछ नया नहीं है, बस देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बस अलग हो गया है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे सर्कुलर लूप के बारे में। टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं 10th क्लास के अंदर था और सर्कुलर लूप मुझे दिखाया गया था या हम लोगों को किताब में पढ़ाया गया था, तो मैं सोचता था यार कि सर्कुलर लूप में अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी तो वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में रहता था, और शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के भी मन में रहता हो कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट दौड़ रहा है, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट की अगर हम लोग बात करें, यार देखो होता क्या था एक सर्कुलर लूप में। पहली बात तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप, इसमें यहां से हमारे पास इधर से करंट अंदर आया, इधर करंट ऊपर जा रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे घूम के यहां से वापस आ गया। आसान भाषा में कहें तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा होता है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोलूं, जल्दी से आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि अगर मैं इस पॉइंट के लिए, लेट अस से पॉइंट ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा तो क्या डायरेक्शन होगी, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी शेप क्या होगा। और डायरेक्शन छोड़ दो, अभी डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ शेप के बारे में बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसकी शेप के बारे में मुझे बताओ कि इसकी शेप क्या होगी। मैं वेट कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कुछ बच्चों का गलत आ रहा है बट मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही आंसर है।
यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के लिए होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी जो एक स्ट्रेट वायर के लिए थी, बस छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। कुछ बच्चे इनवर्ड और आउटवर्ड बोल रहे हैं, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा जो होता है सर्कुलर लूप का, वो भी एक स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करता है। हर एक कर्व छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। हर एक कर्व छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। ये लाइन मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में भी दिया था। तो अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो शेप होगी वो अगेन कोसेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसा भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, ये आ जाएगी। लेकिन क्या आपको ये बात याद है कि सेंटर तक आते 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 वो सर्कल इतने बड़े हो जाएंगे कि लगभग हमें वो स्ट्रेट लाइन लगने लग जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना वो ये थी कि अगर मैं इस पॉइंट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो अगेन वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। लेकिन मुझे ना 10th में एक बात समझ में नहीं आई थी यार, मुझे 10th क्लास में एक बात समझ में ये नहीं आई थी कि ये दोनों, तो चलो समझ में आ गया। अब अगर मैं इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। मेन ये बात मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय तक चलती रही कि हमारे टीचर ने हमें इस पॉइंट के लिए समझा दिया, हमें इस पॉइंट के लिए समझा दिया, ठीक है, सेंटर तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो गई, वो इंटरसेक्ट होंगी नहीं। लेकिन इस पॉइंट का क्या, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हमें तो पढ़ाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती, तो उसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था। और एक और चीज आपको, शायद आप में से जितने बच्चे, 2000 बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को एक बात पता होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके 3D मॉडल से ही पता लगती है, उसके 3D विजुअलाइजेशन से ही पता लगती है। वो क्या है वो मैं आपको जब दिखाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन पहले इसको ध्यान रखना। और अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। शेप सेम रहेगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। चलो आओ इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक चीज जो बहुत कम बच्चों को पता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी या तो हम लोग 12th क्लास में पहुंच जाएं और हम उसको मैथमेटिकली समझें, वो अभी हम 10th में समझते नहीं हैं। लेकिन 10th में एक चीज जो बहुत कम बच्चे जानते हैं वो हम लोगों को इसी से पता चलेगी, अदरवाइज नहीं पता लगती। वो चीज क्या, मैं आपको बताता हूं। सर्कुलर लूप कहां है? ये रहा सर्कुलर लूप बच्चों। हाँ, अब सबसे पहली बात हम लोग यहां पे सर्किट को ऑन कर देते हैं और करंट को फ्लो करवा देते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, अगर आपको दिख रहा हो। अब इस सर्कुलर लूप में जल्दी से बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है? कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है। बड़ा आसान सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो कैसे विजुअलाइज होगा कि यार ऊपर वाले के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल, नीचे वाले के लिए भी, और वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है। कमेंट सेक्शन में बताओ डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज क्या है? अच्छा ये लो भाई, ये तुम्हारे घर में घड़ियां ऐसे चलती हैं बेटा? सस्ती घड़ियां लाओगे यही होएगा बेटा, और लाओ चोर बाजार से घड़ियां। वेरी गुड यार, तुम्हारे घर में घड़ियां ऐसे चल रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियस है यार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो करंट की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज होने पे कोसेंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड को एक बार ऑन करते हैं और एक बार समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। बहुत बढ़िया। चलो आओ, अब मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, अब देखो फ्रंट से देखने पे, मैं सच बोल रहा हूं, जब मैं था 10th क्लास के अंदर तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि अगर हम उसको 2D में बनाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत तो कर्व बनाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली में फ्रंट से देखने पे तो नजारा ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा साइड करूंगा ना तो उसका मजा यार, देखो
चीजें मजेदार किसको अच्छी लगती हैं? जब आप अगर आपका रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप रॉक म्यूजिक सुनने जाओगे तो पागल हो जाओगे, बाकियों को वो शोर लग सकता है, लेकिन जिसको उसका शौक है ना वो उसको सुन के पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। वहीं पे जिसको गजल सुनना अच्छा लगता है वो गजल सुनता है और तालियां मारने लग जाता है, लेकिन वहीं पे एक इंसान वहां बैठा बैठा बोर होता है। एक बार मैम मुझे याद है स्कूल में ना, सॉरी कॉलेज में, मेरे दोस्त को वो ओपेरा के शोज होते हैं तो उसकी 3-4 टिकट्स मिली और वो बहुत महंगे शोज होते हैं, मतलब हमारे इंडिया में तो पहले होते ही नहीं थे। तो मुझे याद है कि मेरा दोस्त मुझे वहां पे ले गया और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था, उसने सूट पहना, सब कुछ पहना, और जब हम वहां पे 1 घंटे का शो हमने अटेंड किया मैम, हम बोर हो गए वहां, क्योंकि हमारा ओपेरा में इंटरेस्ट नहीं था। तो इसी प्रकार जब किसी को ऐसी चीज मिलती है ना जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब मैं इसको साइड करूंगा और आपको नजारा देखना है। अब आप ये देखो, अब यहां से ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि डायग्राम तो हम ऐसा ही बनाते हैं, हम जब उसको पेपर पे डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन पे स्पैम कर दो, अच्छी चीजें स्पैम करो तो मजा आएगा ना। स्पैम कर दो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट हो रही हैं या हमें दिख रही हैं, जल्दी से ये स्पैम करो। और अभी इसको छोटा करके इसके एरो को भी बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये चीजें देखने के बाद हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं यार, बट क्यों नहीं करती वो इसको देखने पे समझ में आता है। बताओ। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सबसे पहले इसको दोबारा से फ्रंट से देखते हैं कि अगर मैं अभी भी लग रहा है देखो इंटरसेक्ट हो रही हैं, अभी भी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखो नजारे कुछ ऐसे हैं, एक्चुअली में नजारे कुछ ऐसे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं। ये देखो साइड से भी कर दूंगा तो लगेगा इंटरसेक्ट हो रही हैं, बट यहां आके पता चलेगा कि इस पॉइंट के लिए कोसेंट्रिक सर्कल है, इस पॉइंट के लिए कोसेंट्रिक सर्कल है, इस पॉइंट के लिए कोसेंट्रिक सर्कल है, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए कोसेंट्रिक सर्कल है। अब मैं जिस बारे में बात कर रहा था आपसे कि हम लोगों को, ये बहुत कम बच्चों को एक बात पता है, वो क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एक बात दिख रही हो तो किसी भी एक सर्कुलर लूप कोसेंट्रिक सर्कल्स पे अगर आप ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे जो सर्कुलर लूप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, और यहां पे अगर आप देखें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं जूम कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे अगर आप देखो तो डिस्टेंस बहुत कम कम है और यहां पे डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां पे जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं उनमें डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर सा है, लगभग बराबर सा है। लेकिन यार ये बनाने वाले ने बहुत कमाल की चीज बनाई है, बनाने वाले ने बहुत अच्छी चीज बनाई, क्योंकि हर चीज छोटी छोटी बात को समझा है उसने कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये लाइन कहीं पे लिख लो, ऑल्दो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती लेकिन उसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन आउटसाइड द लूप की बात करें तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हो रही है। यस, अब कमेंट्स, हाँ बहुत बढ़िया यार, ये होशियार बच्चों की निशानी है। मैंने पूछा भी नहीं अभी रीजन और पहले दे दिया आप लोगों ने, ये होशियार बच्चों की निशानी है। वेरी गुड यार। इससे यह साबित होता है कि हमें जो पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि सर्कुलर लूप से अगर हम दूर जाएंगे 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 तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी कमजोर होगी कमजोर होगी। तो जैसे जैसे हम और दूर जाएंगे और दूर जाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक बार मेरा हाथ यहां पे देख ले बच्चों, ये देखो बच्चों, अरे मेरे तो 2 हाथ थे, 3 कैसे आ गए? ये किसी और का, एक उशांग सर का है, एक उशांग सर का हाथ है बच्चों ये। लेकिन अगर आप राइट हैंड थंब रूल देखें तो यहां पे अंगूठा ऊपर है, यहां पे अंगूठा ऊपर है, बिकॉज करंट ऐसे जा रहा था तो फिंगर्स ऐसे रैप हो रही हैं, ये डायरेक्शन हो गई। यहां पे अंगूठा इधर है, फिंगर ऐसे रैप हो रही है, यहां पे अंगूठा नीचे है, फिंगर ऐसे रैप हो रही है। तो बहुत ही यार बहुत अच्छा। अगर हम इसको थोड़ा एक बार और साइड से देखें, ये देखो, ये एकदम साइड से देख लेते हैं। अब यहां से तो
यहां से ये वाला एरो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है फिर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है फिर अंदर जा रही है। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यस, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और अगर हम इसको पीछे से देखें तो अब बच्चों ये करंट की डायरेक्शन जो है वो उन बच्चों के लिए हो गई क्लॉकवाइज, जो उन्होंने पहले क्लॉकवाइज बोला था, ये पीछे आ गए, ये पीछे आ गए हम। और फिर से आगे चले जाएं तो सब उल्टा हो जाएगा। तो ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता ये वाला पॉइंट, यहां मैं इंप्रेस हुआ था इस ऐप से ना, इस एप्लीकेशन से। ये एक्चुअली विक्शा, एक कंपनी है विक्शा ऐप, उसको हमें शाउट आउट देना चाहिए। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन पे आप लोग विक्शा को शाउट आउट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप ये ऐप यूज करें, बच्चों को पढ़ाएं फ्री में, उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए, सच बता रहा हूं। और वो क्योंकि उनका भी विजन हमारे विजन से मैच हो रहा था, उन्होंने कहा कि यार आप बच्चों को एंड मौके पे जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है उस चीज, वो वाली चीज आप हमसे फ्री में लो, बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप लोग हाँ शाउट आउट दे दीजिए एक बारी कमेंट सेक्शन पे विक्शा ऐप को, बहुत बढ़िया यार। चलिए अभी फिलहाल ये हमारे पास लूप हुआ, ठीक है जी। अब मैडम आएंगी और मैडम आपको, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ये विक्शा ऐप वालों को मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, थैंक यू यार, थैंक यू। चलिए अब मैम आपको आगे बताने वाली है। मैम शायद आप मुझे, आप वही पढ़ाने वाले बच्चों को जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी सर, आप बताइए क्या सोच रहे हैं। मैम वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बहुत दिक्कत बहुत आती है, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो आज मैं आप लोगों का ये दिक्कत भी दूर कर दूंगी और धीरे धीरे हम लोग सारी दिक्कतें दूर कर देंगे। exactly. हाँ, तो आज जो सबसे कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लगता था हार्ट का स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बहुत सारे बच्चे मुझे रोज लाइव में पूछते थे, तो मैंने बस मन ही मन सोच रखा था रुक जाओ बच्चों, रुको जरा, सब्र करो, अभी आपके पास बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। मैम पहले आपको बोर्ड चाहिए ना? हाँ जी, तो बताओ, पढ़ना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? वीक्षा ओपी कर रहे हैं सब लोग, सारे बच्चे। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अब देखो, मैंने आप लोगों को समझाया था कि सर्कुलेशन यानी कि जैसे ब्लड के अंदर पंपिंग हो रही है, ऑक्सीजन जाना जरूरी है, नहीं तो फिर सारे ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में नहीं पहुंचेंगे तो वो पार्ट ना ब्लूइश कलर की हो जाएगी। कभी देखा है ऐसा? क्यों होता है ऐसा ब्लूइश कलर का? कोई भी बॉडी का पार्ट कहीं चोट लग जाने से या कुछ हो जाने से क्यों होता है? क्योंकि उस पार्ट में, अच्छा आप ना थोड़ी देर तक अगर अपने हाथ को ऐसे कस के पकड़ लोगे ना तो धीरे धीरे आपके स्किन ना ब्लूइश कलर की लगने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, तो उसका काम हार्ट का है। अब हम लोग इतनी सारी चीजें खाते हैं, खाना खा रहे हैं, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जा रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ना बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो हार्ट का तो काम है, हार्ट तो बेचारा कह रहा है कि मेरा तो काम भैया सिर्फ हवा पंप करना है, मेरा काम ये नहीं कि मेटाबॉलिक वेस्ट हटाओ, ये करूँ वो करूँ। तो किडनी ने बोला कि रुको, मैं करूंगा ये काम, मैं छन्नी लेकर आ रहा हूँ, मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, मैं सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को छान कर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। यूरिया, अमोनिया, पता नहीं कौन कौन से, क्रिएटिनिन एंड पता नहीं क्या क्या सारी चीजें हैं, वो सारे वेस्ट को जब तक बॉडी से बाहर नहीं करेंगे, नहीं तो बॉडी के अंदर रहेगा तो ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा धीरे धीरे करके, यूरिया का डिपोजिशन होते होते। तो उस वो भी जरूरी है। चाय को क्यों छानते हो? क्योंकि चाय पत्ती नहीं खानी है आपको। चाय पत्ती टेस्टी लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि वो वेस्ट है, राइट? उसका जितना अर्क, उसका जितना स्वाद आना था चाय में आ चुका, अब आपको चाय पत्ती हटानी है। तो वही काम हमारा किडनी करता है ना? चलो, तो किडनी का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा बनाकर समझा देती हूँ। मान लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया तो किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे कहते हैं हम नेफ्रॉन, राइट? नेफ्रॉन कहते हैं। अब आपको पता है कि किडनी के स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स, और इनर लेयर जो होती है उसे बोला जाता है मेडुला। अब नेफ्रॉन वैसा ही कुछ है। अगर हम जूम इन करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, तो नेफ्रॉन का आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में आता है और थोड़ा सा हिस्सा मेडुला में आता है। कौन कौन सा हिस्सा आता है कॉर्टेक्स में? सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, सॉरी बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है? ग्लोमेरुलस क्या है? बहुत ही ज्यादा फाइनली कॉइल्ड ऐसा करके स्ट्रक्चर है, राइट?
तो बोमेन्स कैप्सूल से यहाँ नीचे आ जाता है ये डक्ट। बेसिकली दो पार्ट्स में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस का और दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स का और ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स का जो कैप्सूल है वो ऐसा कप शेप का जो है वो होता है स्पेस, उसके अंदर जो खोखलापन है उसके अंदर जो स्पेस है ना, दैट इज नोन एज बोमेन्स स्पेस। वहां पर प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस जहां पर सारी फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो जाती है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होगी, आपका जो रीनल आर्टरी है और रीनल वीन है वो आपकी फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। रीनल वीन क्या करेगा, बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है वो लेकर आएगा थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, एफरेंट से आएगा, कहां से, एफरेंट से, और जाएगा कहां से, इफरेंट से। दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, दो तरह की ट्यूब्यूल्स होती है, एफरेंट और इफरेंट। तो आप अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो। सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है तो सबसे पहले एंट्री जो ब्लड की होगी वो एफरेंट करेगा। ब्लड की एंट्री हो तो रही है पर वो ब्लड कैसा है, वो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है, ठीक है। एफरेंट जो है वो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड लेकर आएगा और जब वो फिल्टर्ड हो जाएगा तो इफरेंट, क्योंकि वो अल्फाबेट में ए के बाद आता है तो बाद में का जो ट्यूब्यूल है वो होगा इफरेंट। वो आपके सारे फिल्टर्ड ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में पहुंचा देगा थ्रू रीनल आर्टरी। सिंपल है, ये पोर्शन तो समझ में आ गया। स्ट्रक्चर देख लो। अब बोमेन्स कैप्सूल के साथ ना जो डक्ट होती है वो इस तरह की होती है, ऐसी कुछ होती है, राइट। अब इसमें आपको मैं समझा देती हूँ। ये हो गया बोमेन्स स्पेस, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। ये हो गया प्रॉक्सिमल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोला जा रहा है इसको, ये भी याद कर लो, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स का अगर आप मीनिंग याद कर लोगे ना तो आपको बनाते समय भी याद रहेगा और आपको आजीवन पूरी जिंदगी याद रहेगा। प्रॉक्सिमल इसलिए बोलते हैं, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। तो जो ट्यूब्यूल आपके ग्लोमेरुलस, आपके बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक होती है उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यानी डिस्टेंस, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि जो ट्यूब्यूल आपके ग्लोमेरुलस से दूर होती है, एक दूसरे छोर पर है, दूसरे एंड पर है, दैट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब एक और छोटा सा एक और पोर्शन है, कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। हम सारी लड़कियों को पता होगा, यू पिन आता है ना, हेयर पिन ऐसा करके होता है, तो वैसा ही है ये है लूप ऑफ हेनले। यहाँ से ऐसे करके, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, चलो, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है आपका लूप ऑफ हेनले। क्यों इतने लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ताकि सरफेस एरिया बढ़े। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन टाइम से और रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। रीअब्जॉर्प्शन क्यों करना है, क्योंकि क्या पता एक बार के फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीजें भी चली गई हो वेस्ट के तौर पे, उसको फिर से हम रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, फिर से फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। तब जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी फिल्ट्रेट बचता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। राइट बच्चों, समझ में आ गया? यस, फिल्ट्रेशन अच्छी होगी, यस, ये समझ में आ गया। और यहां पर जो पोर्शन आ जाता है ये हो जाता है डीसीटी का, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लंबा सा आपको ट्यूब्यूल दिख रहा है ना, ऐसे करके, ये जो ग्रीन से मैं बना रही हूं, ये होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी कि वो सारा फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा, यूरिन कहाँ से किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सीधा यूरेटर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो आपको अर्ज होती है, क्या अर्ज होती है बताओ फटाफट से, किस चीज की अर्ज होती है? मम्मी मम्मी टॉयलेट जाना है, सुसु लग गया है ना,
तो इस चीज की अर्ज होती है। अच्छा, एक और फैक्ट की बात बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का जैसे एज हो जाने पे कुछ लोगों को सर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, हाइपरटेंशन। तो आपने सुना होगा कि जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनकी किडनी थोड़ी जल्दी डैमेज होने की आशंका होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो छोटी छोटी आर्टरीज ब्लड को लेकर आ रही है, तो जब ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है तो किडनी के छोटे छोटे नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रेशर, इतना हैवी प्रेशर वो लोड नहीं कर पाते, छोटी छोटी आर्टरीज उसके अंदर की डैमेज हो जाती है, फट जाती है, जिससे किडनी डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। और उनको बहुत ज्यादा अर्ज भी होती है वॉशरूम जाने की, क्योंकि बिना फिल्ट्रेशन हुए, बिना अब्जॉर्प्शन हुए जल्दी जल्दी वो निकाल रहा है, बस पास आउट कर रहा है। और उसके साथ साथ कभी कभी ब्लड के भी सेल्स आ जाते हैं। तो कभी कभी जो ये यूरिन में ब्लड का कुछ आ जाता है कंपोनेंट, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विथ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये फैक्ट की बात है, याद कर लो। अब ये समझ में आ गया, ये समझ में आया स्ट्रक्चर? नहीं समझ में आया ना? अब हम देखेंगे 3D में इसको। चलो, 3D में देखने के लिए एक्साइटेड हो? चलो, बहुत ही मजेदार, बहुत मजेदार। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट है। कितना प्यारा सा मैंने ऐसा कप बनाया, उसके ऊपर ग्लोमेरुलस को एकदम हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो डाल दिया। अब कैप के नीचे, कप के नीचे मैंने ट्यूब्यूल्स बना दिए और उसको कलेक्टिंग डक्ट के साथ पास कर दिया। सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये तो जानते ही है, मैम ने अभी अभी बताया है ना, लिखा हुआ भी है। चलो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। 2 किडनीज प्रेजेंट होती है दोनों साइड में, ठीक है। अब हर एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स की? ऑलमोस्ट 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट है। कितना ज्यादा काम हो रहा है हमारी किडनी में और हमें पता भी नहीं है। चलो, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हो गया। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, चारों तरफ से घुमा घुमा कर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, ये पीछे के साइड से देख लो, यहाँ पर प्रेजेंट है। बीन शेप का होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। भाई साहब, ये क्या है? ये ऊपर से दिख रहा है, सोचो। बस ये मैक्सिमम मैक्सिमम है ना? हाँ, तो इतना तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को। अब देख लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस। अरे वाह, अरे वाह, ये देखो, ये आई मजेदार चीजें। ये देखो आप, ये देखो, ब्लड सेल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, सारे कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके ब्लड में प्रेजेंट है, राइट। आपके ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड कॉर्पसल्स के साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी कैरी करके यहाँ पर ग्लोमेरुलस में फिल्टर करवा रहे हैं। अब इसको फिल्टर कराने के साथ सेलेक्ट द मॉलिक्यूल्स दैट विल एंटर द बोमन्स कैप्सूल, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम सारे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। WBC, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, RBC, प्लेटलेट्स, सब कुछ, ठीक है। हॉर्मोन्स रहने देते हैं, एंजाइम्स रहने देते हैं। चलो, एक बच्चा कह रहा है राजमा चावल कहाँ पे छनते हैं? राजमा चावल कहाँ पर छनते हैं? हे भगवान, सब यहीं पर छन जाएंगे। चलिए, देखो देखो देखो, ये देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसको मैं भाई, ये तो बहुत, कितना कितना क्रिएटिव बनाया गया है, नहीं कितना ज्यादा क्रिएटिव बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो आप, ब्लड के साथ साथ ये क्या है? ये ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा मैंने ट्यूब्यूलर पार्ट बताया था कि कौन सा ट्यूब्यूल सबसे नजदीक होगा आपके बोमन्स कैप्सूल से? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ मुझे। अरे इसको हटाओ। अच्छा, इसका क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे, आंसर।
Select the molecules that will be reabsorbed by the tubular part, then click on the submit button. आप लोग जो बताओगे मैं वही सबमिट करूंगी, देखती हूँ क्या होता है. सही बता रहे. Yes, PCT, very good, very good. PCT will be the ट्यूब्यूल जो सबसे नजदीक होगा ग्लोमेरुलस के पास. बताओ इसका आंसर. एक बार फिर से दिखाओ. अरे दिखाती हूँ ना, इसका आंसर तो बता मुझको. हाँ ठीक है, किसी ने बोला तो था. इतनी जल्दी जल्दी चैट बढ़ रहा है ना, मुझे तो जब भी चैट तेजी से बढ़ता है मुझे बड़ी खुशी मिलती है. मुझे लगता है बच्चे एक्टिव है बहुत. ग्लूकोज, ओके चलो मैं ग्लूकोज को टिक कर देती हूँ. और किसको टिक करना है? ग्लूकोज के सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स है यहाँ पे, चलो सॉल्ट्स को टिक कर देती हूँ. और बताओ, आरबीसी को भी कर दूं? चलो ठीक है. आप ही लोग बता रहे हो मुझे, मुझे नहीं पता, आप लोग बता रहे हो मुझे. वाटर, वाटर है यहाँ है. चलो और किसको करूं? यूरिया को भी कर दूं? चलो एक बार हिंट देख ले, हिंट देखे. यूरिया, अमाइनो एसिड्स, ओके. सॉल्ट, वाटर, ओके ओके ओके, सब सही आंसर बता रहे हैं. देखो सेलेक्ट एनी 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है. कौन कौन से 4 मॉलिक्यूल्स होंगे? यूरिया होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, अमाइनो एसिड होगा. ठीक है. ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता? फटाफट से बताओ. अभी इसी में आप सीखोगे, इसी से आप सीखोगे. फटाफट से बताइए. चलो सबमिट करके देखती हूँ क्या होता है. The molecules that will be reabsorbed by the tubular part are glucose, amino acids, salts and water. Glucose किसी ने भी नहीं लिखा था, किसी ने भी नहीं लिखा था. और यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर है. यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगा भाई? यूरिया का क्यों रीअब्जॉर्प्शन? यूरिया को तो हमें हटाना है ना बॉडी से. अमाइनो एसिड्स को रखना है क्योंकि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ग्लूकोज को रखना है, इसीलिए हम फिर से रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. ग्लूकोज तो हमारे काम की चीज है भाई. ठीक है, सारे ने कुछ बच्चों को छोड़ के सबने लगभग सही आंसर बताया था. अब अगले पे चलते हैं. ये दिख गया आप लोगों को, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है. जब यहाँ पे पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ आ गए हम? ये कहाँ आ गए हम? चलो ये आ जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में. ये थोड़ा सा इसने टिक कर दो मैम ब्लैडर पे. ब्लैडर पे, अच्छा ओके. ये देखो क्या निकला है उसमें से. क्या निकला है बताइए. चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम. यूरिन का फॉर्मेशन एक बार फिर से देख लेते हैं. तो एक किडनी पर मैंने क्लिक किया. अब यहाँ पर आप देख रहे हो. अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि कौन सा पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा पोर्शन मेडुला में होता है. तो ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब कुछ कॉर्टेक्स में होता है. सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर आता है, जो इनर पोर्शन है वहां पे आता है. राइट. चलो ठीक है, ये हो गया. यहाँ से बोमन्स कैप्सूल में होते हुए ऐसे करके ब्लड फ्लोज थ्रू. अरे भाई बार बार एक ही क्वेश्चन. चलो सबमिट कर दो इसको बिना वैसे करके. हाँ ठीक है, चलो ये हो गया. यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट से ये छन कर यहाँ पे आ गया कलेक्टिंग डक्ट में. कितना इजी है, कितना आसान है. कुछ है, ये जो रेड कलर के वेसल्स आप देख रहे हो वो वेसल्स है जो आपके एफरेंट से लेकर आ रहे हैं ब्लड को, और जो इफरेंट वाले होंगे वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे. ये वाले होंगे, ठीक है, यहाँ से पास आउट हो जाएंगे. सिंपल है. कुछ भी आप लोगों को अब दिक्कत हुई? कुछ भी दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत है? कह रहे आशु सर कैमरामैन वो जूम इन जूम आउट कर रहा था कि बच्चों को और क्लियरली दिख जाए. हाँ देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है, अब सर बताएंगे. हाँ जी सर. बच्चों देख लो, मैं बिहाइंड द कैमरा था और तुम लोगों के लिए मैं उसको जूम इन जूम आउट कर रहा था ताकि तुम्हें जो नेफ्रॉन है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से दिख जाए. अब हम चलते हैं अगली चीज पे. यार ये तो भाई बहुत ही क्लियरली मैं मुझे भी आज समझ में आ गया पूरा.
लेकिन अब मैम आपको भी शायद ये बात नहीं पता, मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना, ये तो ऑब्वियस है यार कि हम लोगों ने पहले इसको देखा कि ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर अभी हमने शायद ये में आधा घंटा पहले हमें मिला और हम लोगों ने आधा घंटा पहले इसको खुद से एक बार ही ऑपरेट किया। तो मुझे उसमें एक गलती दिखी जो कि मैं विक्षा आपको बता दूंगा कि ये उनकी एक थोड़ी सी मिस्टेक है। लेकिन मैंने कहा कि फिर भी हम इसको ना लेके आते हैं और देखते हैं बच्चे वो गलती बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सोलेनॉइड के बारे में। अब अच्छा, अब अगेन सोलेनॉइड की अगर बात करें तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं ये सब जानते हैं, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो ऐसा करते हैं एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत देर से सवाल पूछा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू व्हाट? इज सिमिलर टू डैश, ये डैश भर दो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू व्हाट? जल्दी से बताओ, इज सिमिलर टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, यस, इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड जो होता है वो बार मैग्नेट से एग्जैक्टली सिमिलर होता है। अब लेकिन सबसे पहली बात तो मैं यहां सोलेनॉइड बना रहा हूं, कोई भी डायग्राम पे हंसेगा नहीं, पहले बता रहा हूं। लेकिन हाँ यार, समझने वाली बात है यार, अक्सर लड़कों की जो ड्राइंग होती है वो उतनी अच्छी होती नहीं है। वैसे अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे सवाल पूछा था और मैंने कमेंट पढ़े थे, आप सब ने वहां पे कमेंट किया था कि मैंने जो ड्राइंग हाथ से बनाई है वो कंप्यूटर से बनी हुई ड्राइंग से अच्छी थी। तो इतनी बुरी नहीं बनाता, लेकिन हाँ यार मुझे पता है, काम चलाने लायक तो बनाई देता हूं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि उस आज जो हम देखने वाले हैं मतलब 3D फॉर्म में, उसमें क्या मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक है, वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम आगे जाके उनको अपडेट दे देंगे। लेकिन मैंने कहा कि इसको ऐसे लेके चलता हूं और ये सवाल बच्चों से पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या गलती है। सबसे पहली बात, हमारे पास अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो हम सब इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि जहां पॉजिटिव होता है वहां पे साउथ बनता है, जहां पॉजिटिव होता है वहां पे साउथ बनता है, और जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे नॉर्थ बनता है, और जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे नॉर्थ बनता है। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं यूनिफॉर्म, विच इज साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी हम जानते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी हम जानते हैं। ऐसे यहां पे भी जाएंगे तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आती है, यहां पे भी जाएंगे तो नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड चलती है साउथ से नॉर्थ, इनसाइड चलती है साउथ से नॉर्थ। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यस यस यस, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म होती है। मैम ठीक बनाया डायग्राम तो वैसे मैंने? हाँ अच्छा तो लग रहा है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी पैरेलल वायर्स होती हैं, ओ पैरेलल लाइंस होती हैं, सॉरी। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर आप इधर चले जाओ, 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 कहीं भी चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में भी आता है, एनसीईआरटी में भी है, 10 ईयर में आपको धक्के खाते हुए मिल जाएगा कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरीके की होती है, क्या वो इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है? आंसर है नहीं, वो यूनिफॉर्म रहती है। इधर भी 5 टेस्ला मिलेगी तो इधर भी 5 टेस्ला मिलेगी तो इधर भी 5 टेस्ला मिलेगी, लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब ये सारी बातें हम सब पहले से ही जानते हैं, ये सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लॉक फेस रूल, अरे वेरी गुड यार, 10th का बच्चा क्लॉक फेस रूल कह रहे हैं तो अच्छी बात। शायद ये आईसीएसई बोर्ड का होगा फिर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो क्लॉक फेस रूल हमारा 12th क्लास में जाके आता है यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार आगे चल रहे हैं समय से, हाँ सही बात है ना, सही बात है। एक बच्चे ने बोला है इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेगेटिव स्टैंड्स फॉर एन, और वो एन जो है वो नॉर्थ देता है, तो आप ऐसे भी याद कर लो। कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक। बाकी बचपन में मुझे हमेशा से लगता था कि जो नॉर्थ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैंने उसको इसका उल्टा याद किया था। बाकी एक बच्चे ने एक और अच्छा तरीका बताया कि नेगेटिव एन है और नॉर्थ भी एन है, दोनों एन एन होंगे, एंड ऑब्वियस बात है फिर वो पॉजिटिव साउथ पे बन जाएगा। यस यस यस। अब हम इसको 3D फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। और आप सबको पता है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहां पे बैटरी को रिवर्स कर दूंगा तो सब उल्टा हो जाएगा, शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदलेगा वो है डायरेक्शन, वो है डायरेक्शन। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कहां गया सोलेनॉइड? ये रहा सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला बेटा, बहुत महान आदमी सर निकोला टेस्ला जी,
उनके नाम पे रखी गई। आप सबको शायद पता हो निकोला टेस्ला जी मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने वाले वैसे ऑयस्टर थे, उनके ऊपर फॉर्मूला देने वाले बार्ट सवर्ट थे, लेकिन कहते हैं ना पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पाला निकोला टेस्ला जी ने था, लेजेंड, एक्चुअली द लेजेंड। और उन्हीं को ऑनर देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट भी रखी गई। चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास बहुत ही प्यारा सोलेनॉइड विक्षा ऐप ने बनाया है। एक सेकेंड, अच्छा पीछे स्टूल भी रखा हुआ है, वो भी दो। ओ माय गॉड, अच्छा हाँ ये बात भी सही है। अब सुनो भाई, यहां से मैं स्विच ऑन करूंगा और अच्छा बैटरी की पोजीशन देख लो और आपको बताना है कि क्या इस पूरे प्रोसेस में कुछ मिस्टेक है कि नहीं है। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया और करंट की डायरेक्शन जो है वो सब कुछ सही है, करंट फ्लो होने लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी। अब जल्दी से बताओ क्या इसमें कुछ गलती लग रही है आपको? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, टर्मिनल ध्यान रखना, क्या इसमें आपको कुछ मिस्टेक लग रही है? ध्यान रखना, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था। एक बार मैं जूम आउट कर देता हूं दोबारा से, ये पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे क्या बनना चाहिए? साउथ। यहां पे क्या बनना चाहिए? साउथ। और अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। अब बताओ कुछ गलती है क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस यस यस, गलत डायरेक्शन बना दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मैं देख के पहले ही ऑब्जर्व कर चुका था और मुझे लगा कि मैं इसको कैंसिल कर। अच्छा भाई अभी हम इसको थोड़ा 3D में दिखाएंगे, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है भाई। वो डायरेक्शन उल्टी हो गया, कोई बात नहीं, साइंस एंड फन से नहीं पढ़े होंगे ये, लेकिन वो हम ठीक करवा देंगे, वो तो नॉर्मल सी चीज है। वेरी गुड यार, सब बच्चों ने पहचान लिया है कि डायरेक्शन बस गलत बना दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जूम करें, सबसे पहली बात, अगर आप इसको अंदर से देखो, ओ माय गॉड यार, अंदर से अगर आप देख पाए तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अंदर से अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये देखो साइड से देखो, ये देखो यार, इससे बेहतर चीज क्या बनेगी? मतलब क्या बनेगी आप मुझे बताओ। इससे बेहतर तो फिर वही होगा, शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल हो, बना दो और हमारे सामने आ जाए। मतलब आप साइड से देखो, मतलब कभी सोलेनॉइड को मैम ऐसे देखा है हमने? नहीं सर, इस व्यू से, हाँ इस डायरेक्शन, एक्सपीरियंस है बिल्कुल। इस डायरेक्शन, आप करंट की डायरेक्शन तो देखो यार, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखो इस तरीके से कह रहा इलॉन मस्क इसको खरीद लेगा, बहुत बढ़िया। नहीं भाई हम ही खरीदेंगे, हम ही खरीदेंगे, उससे पहले हम खरीद लेंगे। हमारे टीचर सर ऐसे हाथ की डायरेक्शन ऐसे से करके हाँ, बताते थे, ऐसे। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अंदर से जा रहा है, बाहर। हम बिल्कुल। समझ ही नहीं पाते थे सही कहाँ कह जा रहा है, कौन जा रहा है। अब इस हाँ। तरीके से तो सर मतलब बच्चे आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बना है सच में। एग्जैक्टली अब आप ये देखो करंट की डायरेक्शन कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने क्लॉकवाइज दिखा रखी है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इनसाइड देखें तो ये थोड़ा सा अगर मैं इसको यहां ले जाके रोक पाया आपके लिए, तो ये देखो ये जो एरो जा रहे हैं, अब आप ये देखना, ये एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, फिर ये घूम के आए, लेकिन यहां से फिर से स्ट्रेट जा रहे हैं, फिर ये घूम के आए, फिर यहां से स्ट्रेट जा रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है। और अगर हम इसको साइड से देखें तो ये स्ट्रेट लाइंस तो बनी रही हैं और बाकी तो सब आपको दिख ही रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या बदलाव आएगा, आओ जरा देखें, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं यहाँ पे बैटरी की पोजीशन पे रिवर्स दबा देता हूं, अगर मैं यहां पे रिवर्स दबा दूं तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं यहां पे रिवर्स दबा दूंगा तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी से। इसी के साथ मैम हम लोग लगभग 4000 लाइक पे जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और मैम ये हमारा पहली बार हुआ है कि हमारे व्यूअरशिप जो है वो कम है और लाइक बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। 4000 लाइक अभी से होने। बच्चों थैंक यू सो मच। हम लोग आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत क्या, जितना कर पा रहे उतना कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही हमें रेसिप्रोकेट कर रहे हो। Exactly. और इसी चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है कि बस जी जान लगाकर बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स तक बिल्कुल अच्छी तरीके से फोड़ देना है। जो कर सको बस करो, दिन रात एक करके बस करो। बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों। और आपको जो भी हेल्प चाहिए हो बच्चों, देखो अगेन मैं एक बात बताता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करूंगा, अभी रिवर्स कर दूं। कल हम लोगों ने मैम क्या किया था, हम लोगों ने पूरी रात एक रिकॉर्डेड वीडियो का मैराथन चलाया था। कुछ बच्चों को हो सकता है गलत मैसेज चला गया हो कि वो लाइव जाएगा, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था और वहां प्रीमियर साफ लिखा हुआ था। बच्चों प्रीमियर का मतलब होता है कि वो लाइव नहीं है,
ये हम आपको पहले ही समझा दें। अब आपको लग रहा होगा कि मैं उस वीडियो में एक्टिंग कर रहा हूं कमेंट पढ़ने की, वो एक्चुअली में हम लोग बहुत पहले लाइव गए थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसी की रिकॉर्डिंग कल रात को चलाई थी। तो इसीलिए आपके साथ कभी भी हम धोखा नहीं करेंगे। अरे तो ऑब्वियस है, लाइव जाके जो मजा है वो अलग है। और जो कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में हम पूरी रात लाइव जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत क्लियर किया था कि वो रिकॉर्डेड होने वाला है, लाइव नहीं होने वाला है। और ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली में एक रूटीन चाह रहे थे कि यार रात को मेरी ये क्लास शुरू हो और वो सुबह खत्म हो। क्योंकि कई बच्चे प्रीमियर को लाइव समझ के बैठ के पढ़ते हैं, उनका एक रूटीन बनता है, एक पूरा स्केड्यूल बना के वो बैठते हैं। उन बच्चों के लिए किया गया था बच्चों। तो इसीलिए जब भी, तो आगे के लिए बता दूं, कहीं भी प्रीमियर लिखा है तो उससे आप रिकॉर्डेड ही समझे, लाइव नहीं। ये ना हो आप हमसे बात करने की कोशिश करें, हम रिप्लाई ना करें, आपको ऑड लगे, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं यार। अच्छा, अब वापस से आते हैं उस पर, वापस से आते हैं। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा डायरेक्शन तो क्या होगा? आप सबने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप पे। और अगर मैं आपको पहली बात, चलो ये कर देते हैं, बहुत बातें हो गई। अब अगर मैं देखो डायरेक्शन रिवर्स करते ही क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव बदल गया, वो अलग बात है कि डायरेक्शन उल्टी बनाई है। लेकिन आपको शायद पता भी ना लगाओ, ध्यान से देखो, पता नहीं आपको पता भी लग रहा है कि नहीं, लेकिन करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखो आप। लेकिन ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेकिन शेप में इतना सा भी फर्क नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो शेप है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करती है, ना कि करंट के फ्लो पे। और इन तीनों में, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे वो सोलेनॉइड हो, इन तीनों केसेस में आपने एक बात नोटिस की हो शायद, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं होते हैं कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाए खत्म हो गई, नहीं, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग वहां पे पास होती हैं, अदरवाइज दूर होती है। सारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इस विकशा आपने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। चलिए, तो यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझा। मैम अब आप क्या समझा रहे हो लास्ट आज? सर न्यूट्रिशन पढ़ा देती हूँ। न्यूट्रिशन, हाँ। ठीक है। आज हम एक आखिरी चीज पढ़ेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन, और उसके बाद हम लास्ट में आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि आपको अगला टॉपिक क्या देखना है। क्योंकि आज तुम अपने दिमाग से ले आए, हमें लगा था यार इसके बच्चों को जरूरत होगी, लेकिन आप मुझे पता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिप्रोडक्शन बोलेंगे, वो हम लेके आएंगे, बट इन डिफरेंट वे, वो भी लेके आएंगे, हर चीज लेके आएंगे। क्योंकि मैम मैं हमेशा मानता हूं कि साइंस पढ़ाओ तो ढंग से पढ़ाओ, वरना मत पढ़ाओ। बच्चों रिप्रोडक्शन भी लेके आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, ये तो गारंटीड है। अब कैसे होगा वो हमारे ऊपर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो आपकी उम्मीदें हैं कुछ बच्चों की और एक्सपेक्टेशन है, वैसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन भी समझाएंगे, स्पर्म कैसे एंटर करता है, उसकी क्या डायरेक्शन, कहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होता है, सबका 3D हमारे पास है। तो हम एंड में आपसे पूछेंगे कि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें फिजिक्स में और बायोलॉजी में और क्या चाहिए। जैसे ह्यूमन आई के ऊपर भी शायद आप डिमांड कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे डिफेक्ट्स को ठीक किया जाए वगैरह वगैरह। बाकी मैम आपसे बात कर रही हैं। हाँ जी बच्चों, तो फटाफट से, बहुत इजी सा टॉपिक है न्यूट्रिशन, ये पढ़ ले। साथ हमारे 4000 लाइक पूरे हो गए हैं। वेरी ओ गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों। 4100 होने वाले हैं, हो गए 4103। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। तो न्यूट्रिशन पढ़ ले हम लोग, बहुत इजी सा है ना? आप लोग बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है, बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप खाना खाते हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं, आपके रगों में दौड़ रहा है प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ, मिनरल, सारी चीजें, तो वही होते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। लेकिन कब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको? जब आप खाना खाओगे। अब खाना खाने का जो मोड होता है ना, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स जो है वो अलग तरीके से फूड को अक्वायर करते हैं, हम जो कार्निवोर्स हैं हम अलग तरीके से फूड को अक्वायर करते हैं, हर्बीवोर्स अलग तरीके से फूड को अक्वायर कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वो अपने ही तरीके से फूड को अक्वायर कर रहे हैं, है ना। तो उनका अलग अलग तरीका होता है यूटिलाइज करने का न्यूट्रिएंट्स को, बाय द वे ऑफ ईटिंग इट, बाय द वे ऑफ कंज्यूमिंग इट, कैसे वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम मोस्टली दो पार्ट्स में से क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड एंड हेटरोट्रॉफिक मोड, राइट। ऑटो
ट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अभी मैं 3D में भी आपको दिखाऊंगी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। सो ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक, अपने आप हो जाना। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर अपने आप न्यूट्रिशन मिल जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को? प्लांट्स। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, है ना? ब्रेन के पार्ट्स प्लीज। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग ब्रेन पक्का करेंगे, ठीक है? ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को 3D में समझाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी, इनफैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम में आज ही कराने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी 2 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं तो एक थोड़ा सा लाइट चिल मोड वाला कर लेते हैं, जो आप लोगों को भी पता है ना? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बाय प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जो गैस हम एक्सहेल करते हैं वो गैस उनके लिए खाने का राशन है, ठीक है? उनको खाना बनाना है तो उनका जो राशन है, दाल चावल हमारा होता है ना राशन, वैसा उनका होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पानी क्यों दे रहे हैं हम पौधों में? ताकि वो उससे खाना पका सके अपना खुद का। तो रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस उसको मिल रही है। अब सनलाइट जैसे ही वाटर पे पड़ता है वैसे ही स्प्लिटिंग होती है वाटर की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है और बन क्या रहा है? फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, है ना? तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से मोड्स आ जाते हैं? फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से बताइए कौन कौन से मोड्स आ जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक में? एक हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? चलो मैं ये समझा देती हूँ, बहुत बच्चों को होलोजोइक नहीं समझ में आता। हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, ये वो है ना। चलो मैं बताती हूँ। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक तो इजी है, सैप्रोफिटिक इजी है, कीमोसिंथेटिक भी इजी है, ये सारे इजी है। सैप्रोफिटिक क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, उसकी आत्मा चली गई कहीं और, वो डेड है, ठीक है, वो डेड है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। तो डेड एंड डीकेइंग मैटर्स क्या होते हैं? बहुत बड़ा सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। जब कोई भी चीज सड़ रही होती है उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर निकलते हैं, तो उस पे फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना ऑर्गेनिक फूड अक्वायर करते हैं, दे आर सैप्रोफिटिक। होलोजोइक वो होते हैं जिनके बॉडी में कुछ 5 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के न्यूट्रिशन पाने के लिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन करना, यानी खुद से उस खाने को खाना, ठीक है, खुद से उस खाने को इंजेस्ट करना। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन किस चीज का? डाइजेशन होने के बाद जो खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिले वो उस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाएगा। अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यानी कि वो जो अब्जॉर्ब किया गया उसको ब्लड के साथ मिक्सिंग करना। ब्लड के साथ रगों में दौड़ेगी ना सारी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सारी चीजें। तो वो पहले तो ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन ब्रेक हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, सॉल्ट्स अलग हो जाएंगे, फिर ग्लूकोज बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, राइट? तो ये सारी चीजें एसिमिलेट होंगी और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? इजेशन। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, अभी मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन के बाद बताया है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो इजेक्ट आउट हो गया सारा वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है वो हो जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है? यस, अमीबा इज आल्सो होलोजोइक। वो क्या कर रहा है? अपने सूडोपोडिया को, दोनों बाहों को खोल रहा है, ठीक है, दोनों बाहों को खोलते हुए सामने उसका फूड रखा है, उसको ऐसे अपने बाहों में पकड़ के अंदर कर लिया,
ठीक है, उसके बॉडी के अंदर चला गया वो फूड। अब फूड वैक्यूल्स बन गए बहुत सारे उसके बॉडी के अंदर। फूड वैक्यूल्स फूड को डाइजेस्ट करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, और फूड वैक्यूल्स ही उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को इजेक्ट आउट कर देंगे। जैसे ही इजेक्ट आउट करेंगे फूड वैक्यूल्स गायब, बॉडी के अंदर से फूड वैक्यूल्स गायब। इसीलिए फूड वैक्यूल्स आर नोन एज अ टेम्पररी ऑर्गन इनसाइड द अमीबा, राइट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर इसका कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है। इसको कट कर दिया। अब आ गए बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स देख लें। चलो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स देख लेते हैं। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। ये देखो भाई साहब, इसका चेहरा देखो कितना डरावना सा है। मैं तो डर गई इसे देखकर, बहुत ही डरावना सा। क्या हुआ भाई तुमको, क्या हुआ इसको? अरे भाई साहब सोच रहा है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों ऐसा टांग लिया है मुझको, है ना, सोच रहा है ये। तो ये क्या है बच्चों, ये है एलिमेंट्री कनाल। दिख रहा है आप लोगों को, ये है एलिमेंट्री कनाल। अब मैं वो 5 स्टेप्स बताती हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन का, कि जो 5 स्टेप्स होते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है इंजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन कहाँ हो रहा है, इसकी जो दांत ऐसे करके रखा हुआ है ना, ये यहीं से फूड को खाएगा। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन कहाँ पर होगा, इस पोर्शन में होगा, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। अब डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा जहाँ पर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। एसिमिलेशन भी यहीं पर होगा, और एसिमिलेशन के बाद इजेक्ट आउट होगा थ्रू दिस पोर्शन। ये समझ में आ गया। अब एनाटॉमी भी देख लेते हैं इसकी। देखो ये माउथ है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद भाई ये तो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो बहुत सही चीज है। घूम जाओ, पीछे मुड़ के दिखाओ बच्चों को कैसे होता है ये। घूमो घूमो, हाँ देखो पीछे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो पैनक्रियास पीछे की तरफ, इसीलिए वो आगे में ना कम दिखाई देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को डायग्राम बेस्ड, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था पैनक्रियास गए कहाँ, इतने छोटे से क्यों है, क्योंकि वो पीछे के साइड में पूरे प्रेजेंट होते हैं। हल्का सा झांक कर देखते हैं पेट के पीछे से, स्टमक और इंटेस्टाइन के पीछे से ऐसे झांक कर देख रहे होते हैं। ये पैनक्रियास दिख रहा है, ठीक है। चलो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया, सब सारे पोर्शंस तो हो गए ऑलमोस्ट, राइट। एनाटॉमी हो गई। माउथ का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, दिख रहा है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए, ये सलाइवरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, दिख गया सबलिंगुअल, ये वाला जीभ के आपके टंग के जस्ट नीचे वाला जो ग्लैंड होता है वो होता है सबलिंगुअल। दोनों चीक के दोनों साइड में जो होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के मैं पार्ट्स बता रही हूँ आप लोगों को, जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, ठीक। देख लो ये हो गया, माउथ हो गया। ईसोफेगस देख लो, हल्का सा पतला सा ईसोफेगस का जैसा फूड पाइप होता है, ठीक है, पतला सा फूड पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है ये। स्टमक देख लो, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये बहुत सही है, ये बहुत सही बन गया यहाँ पे, ये नहीं हटेगा। इसको मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, तुम इसके मुंह के सामने आ जाओ, बस हमें इसका गंदा मुंह नहीं देखना। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है म्यूकस, यहाँ पे प्रेजेंट है HCl, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है। स्फिंक्टर बेसिकली कुछ नहीं, वो गार्ड वाले भैया होते हैं, ठीक है, गेट कीपर जिसको होता है वही होते हैं। वो ढक्कन ऐसा खुलता है तो सारा सिक्रीशन उसमें का बाहर निकलता है, ढक्कन बंद हो जाता है तो जो चीज जहां पर है वहीं पे टिकी रहती है। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा 2। चलो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोगों को स्टोमेटा समझा दूंगी, आप लोगों को ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दूंगी, सारी चीजें समझा दूंगी, जो जो बोलोगे पोल करवा दूंगी। चलो मैं आप लोग के लिए कुछ भी। ये हो गया स्टमक का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर कार्डियक वाला जो पोर्शन है ये, फिर फंडिक। इतना आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना, अभी आप 10th में हो, मैं थोड़ा सा सर 11th में चली गई। पढ़ा दे कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज। ये आपका लिवर हो गया। लिवर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं, बाई लोब टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
ये छोटा लोब होता है, ये बड़ा लोब होता है। अगर बाय चांस लिवर खराब हो गया किसी का, जूम करता हूँ वहां से। हाँ जी हाँ जी, जूम करो आप सर, आज अभी फिर से कैमरामैन बन रहे हैं। चलो, तो 22 चांस अगर लिवर किसी का डैमेज हो जाता है, बस 30%, 20%, 10% लिवर ही हेल्दी बच जाता है, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि लिवर एक लौता ऐसा बहुत ही अनोखा सा ग्लैंड कह लो या इंटरनल ऑर्गन कह लो, वो होता है। भाई ये तो अपने आप जाने लग गया। नहीं नहीं नहीं, एनाटॉमी पे आओ। यस, तो अब हम आएंगे लिवर पे। तो लिवर एक ऐसा इकलौता ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, जो खुद से रीजनरेट कर सकता है खुद को, यानी कि हिपैटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स होते हैं उनमें हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है। नर्व सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी रीजनरेशन नहीं होता। एक बार नर्व सेल्स डेड हो गए, डाई कर गए, तो वो डेड हो गए, मतलब वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करेंगे, फिर से सेल डिवीजन उनमें नहीं होगा। तो सेल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन योर नर्वस सिस्टम आर फिक्स्ड एंड डेफिनेट। लिवर हो गया। अब ये क्या कर रहा है, बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है फॉर बेटर सिक्रीशन एंड एवरीथिंग। गॉल ब्लैडर बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ऑर्गन है ये, इसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, बाइल स्टोर्ड रहता है, जो टाइम आने पर वो सिक्रीट होता है फ्रॉम बाइल डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया। अब इसके अंदर और आते हैं, पैनक्रियास पे आ जाते हैं। ये जो छुपा हुआ सा ऑर्गन है पीछे के साइड, देखो ये खुद ऐसे पलट के दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक एंड सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम, जिसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि सारा खाना HCl से होते हुए पास आउट हुआ है और वहां पे पहुंचा है, तो पैनक्रियास से जो एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सिक्रीशन निकलता है बाइकार्बोनेट का, वो HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। नहीं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो जलने लग जाएगी अंदर की तरफ से, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स उसके डैमेज होने लग जाएंगे। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड फिट्स इन कॉम्पैक्ट स्पेस बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। क्या नाम है इंटेस्टाइनल जूस का? फटाफट से नाम बताइए मुझे, फटाफट से आप लोग नाम बताओ, तब तक चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे लास्ट, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पोर्शन ये होता है। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर स्टोर होते हैं और वाटर और सॉल्ट सारी चीजें यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जाती है इन लार्ज वॉल्यूम। तो ये हो गया। फटाफट से आपको, आप लोग कोई भी मुझे नाम नहीं बता रहा है, क्यों ऐसा क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, वेरी गुड। सक्कस एंटेरिकस, वेरी गुड वेरी गुड। एंटेरिकस वर्ड में जो एंटेरी वर्ड आ जाता है ना, वो वर्ड इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर एंटेरोकाइनेस, सक्कस एंटेरिकस ऐसा वर्ड आ जाए, समझ लो वो सारी चीजें इंटेस्टाइन्स में हो रही है। ये हो गया पूरा पार्ट के बारे में। प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। भाई ये कितना डरावना है, कितना डरावना है ये सलाइवरी ग्लैंड है, दिख गया आप लोगों को। खाना आप लोगों ने खाया, अब खाना जैसे आप खाओगे, इक्वेशन भी देख लो, यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे बहुत 50% स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में। राइट, इसके बाद क्या हो रहा है, एक और चीज, जो हम खाना खा रहे होते हैं ना, जब च्यू कर चुके होते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलस बोलते हैं। जो प्रोडक्ट हम गटकते हैं, जो निगलते हैं, और ये ईसोफेगस के थ्रू जो खाने का छोटा छोटा टुकड़ा जाता है, उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम बोलस बोलते हैं। तो ये बोलस अंदर गया, अभी देखा आप लोगों ने। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो HCl एसिड के अंदर पोर किया गया, वहां पे टूट रहे हैं कंपाउंड्स, यहाँ पे पेप्सिन और अदर जो एंजाइम्स है स्टमक के, वो इसे छोटे छोटे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये इक्वेशन देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से देखो क्या होता है,
यहाँ से देखो क्या होता है, फिर लिपिड्स यहाँ पर डाइजेस्ट होंगे, फैट्स डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे। लिपिड जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, इमल्सिफाइड फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर जाएंगी, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो ये हो गया अब्जॉर्प्शन का पार्ट, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा, विलाई में अब्जॉर्प्शन होगा फूड पार्टिकल्स का, और ये जितना भी वेस्ट बचता है वो वेस्ट चला जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितना भी वेस्ट बचता है वो वेस्ट चला जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। चलिए समझ में आ गया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। टेल अस ब्रेन टुडे मैम प्लीज। आज ही मैं ब्रेन का भी स्ट्रक्चर समझा दूंगी ना, तो ब्रेन जो है वो ऐसा एक्सप्लोड करके बाहर निकलेगा आप लोगों का। कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ लिया आज आप लोगों ने, हार्ट समझ लिया, नेफ्रॉन समझ लिया, इनफैक्ट पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब क्या चाहिए आप लोगों को, एक क्लास में इतना रहने दो, काफी है, थोड़ा चिल करो, लाइटली चलेंगे। आइए सर, अब सर बताएंगे। भाई मैंने वैसे तो कमेंट पढ़ लिए बहुत सारे कि आप लोगों को फिजिक्स में नेक्स्ट क्या चाहिए, और बहुत सारे कमेंट्स में लाइट चैप्टर का खेल था, जिसमें मुझे लगता है रे डायग्राम्स तो हमें नहीं कराने चाहिए, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, उसके ऊपर तो हमने लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फिजिक्स में ह्यूमन आई, जहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा, मतलब आपने कभी उसको विजुलाइज किया नहीं होगा, उसको हम देखेंगे। और ह्यूमन आई के बाद एक बच्चा इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर कह रहा था, 2-3 बच्चे कह रहे थे, बट यार सीबीएसई के सिलेबस से वो डिलीट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का मुझे लगता नहीं, विक्षा ऐप का आपको नहीं मिल पाएगा। विक्षा ऐप इज एक्चुअली एक पेड ऐप है जो कि टीचर्स के लिए होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बहुत जल्द हम इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे कोलैबोरेशन करने वाले हैं, वो सब हम बाद में कर लेंगे। लेकिन हाँ, ह्यूमन आई, यस ह्यूमन आई तो पक्का ला ही रहा हूं मैं, ठीक है ना, ह्यूमन आई ला रहा हूं। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे, और कुछ अगर आपको फिजिक्स में चाहिए तो रेनबो फॉर्मेशन की चलो कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर तो था, आज मैंने उसको इसलिए अवॉइड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उसको 3D में देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट अगर फिर भी कह रहे हो तो हम वो देख लेंगे। बायो में रिप्रोडक्शन मैं समझ गया हूँ, वो आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और चाहिए तो बताओ आप कमेंट सेक्शन पे। बच्चे सर कह रहे हैं वो ब्रेन का भी